क्लास 10th के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और अब बहुत रिलैक्स का मोड चल रहा है। 90% तो कंफर्म है, लेकिन 90% कंफर्म क्या आईआईटी कंफर्म कराता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिकॉज 90% लाने वाले बच्चे लाखों होते हैं, लेकिन आईआईटी पहुंचने वाले बच्चे कुछ हजार होते हैं। इसी बात पे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जेईई 2027 का रोड मैप। एंड जो मुझे नहीं जानते हैं, हाय एवरीवन, माय नेम इज यश रंजन मिश्रा, मैं आईआईटी इंदौर का एलुमनाई हूँ। एंड आज तुम्हारे को एक 2 साल का रोड मैप दूंगा कि जेईई 2027 के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए, क्या प्री रिक्विजिट्स होंगे एंड क्या किया जाए कि आईआईटी कंफर्म हो जाए। क्योंकि मैंने भी 10th के बाद ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड मुझे आईआईटी मिल गया। वीडियो एंड तक देखना, बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ कि क्या प्री रिक्विजिट्स होते हैं, क्या तुम्हारे बोर्ड्स की जो 10th के मार्क्स आए हैं उससे तुम्हारी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। कौन सी कोचिंग सेलेक्ट करनी चाहिए, ऑनलाइन कोचिंग के क्या मेरिट्स होते हैं, ऑफलाइन कोचिंग के क्या मेरिट्स होते हैं, सब बताने वाला हूँ। इसलिए एंड तक देखना बहुत जरूरी है। एंड 2 साल की जर्नी बहुत बड़ी है, तो सब्सक्राइब करना तो और भी ज्यादा जरूरी होता है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ प्री रिक्विजिट्स की। पहला प्री रिक्विजिट्स है कि तुम्हारी अब तक की परफॉर्मेंस क्या है। भाई साहब, तुमने 10th में कैसा परफॉर्म किया है, कैसा स्कोर लेके आया है। 3 बाइफर्केशन दूंगा स्कोर के। नंबर 1 केस हो सकता है कि तुम्हारे 80% से भी कम मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ पे तुम्हारी स्टेज 10th तक कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही है। 10th में 80% से कम मार्क्स लेके आना मतलब बहुत कम पढ़ाई गई है। देखो, अब जेईई में तुम्हें मोड चेंज करना पड़ेगा। यहाँ बात सही है कि 30-40% मार्क्स लाने पे भी आईआईटी मिल जाता है, बट जेईई एडवांस के 30% मार्क्स बोर्ड के 100% मार्क्स से भी 50 गुना ज्यादा डिफिकल्ट होंगे। तो अगर 80% से कम मार्क्स आए हैं बट स्टिल तुम्हें आईआईटीएन बनने का ख्वाब है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है जर्नी। तुम्हें बहुत स्टार्टिंग से ही एक अपर एज रखना पड़ेगा। एंड वो अपर एज आएगा बहुत ज़्यादा मेहनत करने से, रूटीन फॉलो करने में, सारे बैकलॉग्स को एलिमिनेट करने में, एंड अच्छे से हर लेक्चर एंड हर प्रॉब्लम पे टाइम देना पड़ेगा। तो मोटा मोटा तुम्हारे लिए जर्नी डिफिकल्ट होने वाली है, बट ये बात बहुत श्योर है कि तुम आईआईटीएन बन सकते। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स थे आईआईटी जो 78-80% के आसपास थे, जिनके 10th में इवन 12th में, बट वो आईआईटीएन बने, अच्छी ब्रांचेस तक उनके पास थी। तो ये मत सोचना कि खराब परसेंटेज तुम्हें एलिमिनेट कर देती है आईआईटी के रेस से। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि 80 से 90% के बीच में हो तुम। तो यहाँ पे क्या है, तुमने मेहनत करी होगी, शायद 83% आए हो, 87% आए हो, अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। देखो भाई, ऐसा मत करो। जेईई की जर्नी और बोर्ड्स की जर्नी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो अगर 80-90% मार्क्स भी आए हैं तो ये मत सोचना कि यार मैं केपेबल नहीं हूँ आईआईटीएन बनने के लिए। ऐसा नहीं है, यहाँ का रेस अलग था, अब रेस जो आने वाला वो अलग है। बट हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हमेशा रखो। एंड बात यही याद रखनी कि जब मैंने बोला कि कम स्कोरर्स भी आईआईटीएन बनते हैं, तो तुम भी बन सकते हो। एंड लास्ट की तुम्हारी अगर 90% से अबव मार्क्स आए तो एक कॉन्फिडेंस भी होगा। तो मैं तुम्हें तो यही रेकमेंड करूंगा कि तुम एक अपर एज हमेशा रखो, एक एडवांटेज रखो कि तुम्हारे पास अच्छे मार्क्स आए हैं, तुमने 10th में अच्छी पढ़ाई की होगी, बेसिक्स क्लियर होंगे, तो तुम्हें कम डिफिकल्टी होगी। मेरा भी यही सीन था। उस समय सीजीपीए सिस्टम होता था, मेरे को 10 सीजीपीए आया था, मेरा 10th बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया, हमेशा अपर हैंड रखा अपनी प्रिपरेशन में, इसलिए मैं आईआईटी पहुंच पाया। अब दूसरा प्री रिक्विजिट्स है बेसिक्स। देखो, 10th का सिलेबस बहुत ज़्यादा मैच करता है 12th के सिलेबस के साथ, 9th का सिलेबस बहुत ज़्यादा मैच करता है 11th के सिलेबस के साथ। तो अभी बोर्ड्स खत्म होने से कोचिंग एनरोलमेंट के बीच में थोड़ी मौज मस्ती कर लो, नीडेड है। बट एक चीज़ का तुम ध्यान रख सकते हो कि तुम साथ ही साथ अपने बेसिक्स को कवर कर लो, बिकॉज जेईई इज नॉट एन एग्जामिनेशन ऑफ एडवांस्ड लर्निंग, इट इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स एंड उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जितने भी बेसिक चैप्टर्स हैं, जैसे एलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, फिजिक्स में फोर्स हो गया, ये सारी चीज़ों का बेसिक अगर आप तैयार कर लोगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। एकदम से ये नहीं लगेगा कि यार 11th में आके क्या बर्डन आ गया, सब कुछ दुनिया ही चेंज हो गई, इतना सारा कोर्स है, इतना ज़्यादा सिलेबस है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ से बच जाओगे एंड एडवांटेज मिल जाएगा प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही। थर्ड प्री रिक्विजिट है कि तुम कौन सी कोचिंग ज्वाइन करते हो। अब 2 तरीके की कोचिंग इंडिया में अब बहुत पॉपुलर है। नंबर 1 ऑनलाइन है, नंबर 2 ऑफलाइन है। दोनों बारे में बताता हूँ कि तुम्हें कौन सी चूज करनी चाहिए, कुछ टिप्स देता हूँ उसके लिए। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन की। तो अगर तुम जल्दी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हो, डिस्टर्ब नहीं होते हो, तो तुम ऑनलाइन कोचिंग में अच्छा कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है कि अगर तुम बोर नहीं होते हो, अकेले रह सकते हो, अकेले पढ़ाई कर सकते हो, तो भी ऑनलाइन कोचिंग अच्छी रहती है। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें डाउट्स कम आते हैं, तुम डाउट सॉल्विंग खुद कर लेते हो या फिर तुम रिमोटली टीचर से पूछ के डाउट सॉल्विंग कर सकते हो, तो ऑनलाइन तुम्हारे लिए अच्छा है। नंबर 4, अगर तुमने 10th में भी ऑनलाइन ही पढ़ा था, तुम कंफर्टेबल थे, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए, दैट मीन्स कि तुम कंपेटेबल हो ऑनलाइन लर्निंग से। एंड 5th, अगर तुम्हारे फाइनेंसिस ही अच्छे नहीं है, तो ऑनलाइन कोचिंग ही सबसे बेस्ट है, बिकॉज बहुत कम कॉस्ट में तुम्हें एटलीस्ट जेईई की तैयारी तो करा रही है। अब ऑफलाइन किनको लेनी चाहिए? नंबर 1, जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, जो खुद से पढ़ाई
कर ही नहीं सकते, उन्हें एक माहौल लगता है, उन्हें तो ऑफलाइन कोचिंग ही जाना चाहिए, ऑनलाइन में उनका सत्यानाश हो जाएगा। सेकंड, अगर तुम्हें एक एनवायरनमेंट लगता है, एक पीयर्स लगते हैं, तो भी तुम्हें ऑफलाइन कोचिंग ही जाना चाहिए। थर्ड, अगर तुम्हें डाउट सॉल्विंग लगती है, तुम्हें पढ़ाते बीच में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, तुम्हें टीचर से लाइव पूछना होता है कि ये मुझे ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो ऑफलाइन कोचिंग ही बढ़िया है, क्योंकि वहीं पे वो माहौल मिलेगा। नंबर 4, अगर ऑनलाइन डिवाइसेस से पढ़ नहीं पाते, फ़ोन से पढ़ नहीं पाते, बिकॉज उसमें बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, क्लास को मिनिमाइज करके आप गेम्स खेलने लगते हो, बहुत सारी चीज़ें, या फिर आप लैपटॉप में क्लास लगा रखी है, फ़ोन में आप गेम्स खेल रहे हो, तो अगर ये सारी हैबिट्स हैं तो बेटर यही है कि ऑफलाइन कोचिंग जाया जाए। इफ़ यू हैव गुड फाइनेंसिस तो ऑफलाइन कोचिंग स्लाइटली बेटर हो जाती है ऑनलाइन कोचिंग से, बट हाँ, फाइनेंस भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। अब इस चीज़ के बेसिस पे तुम्हें एक डिसीजन लेना है कि तुम्हें ऑनलाइन कोचिंग में एनरोल करना है या ऑफलाइन कोचिंग में एनरोल करना है। अब जो भी डिसीजन होगा, ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन के क्या क्या ऑप्शन है, कौन सा तुम्हारे को सबसे ज़्यादा सूट करता है, ऑफलाइन के कौन से ऑप्शन है, कौन सा सूट करता है। एंड ऑफलाइन में तुम्हें तुम्हारे सिटी में कोचिंग लेनी है या फिर रिलोकेट करना है कोटा, दिल्ली जैसी जगहों पे, ये सब चीज़ का अभी डिसीजन लेना है। ये नहीं कि अप्रैल आ गया लास्ट मोमेंट में, अब तो जो दोस्त कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ, तो भाई दोस्त का अगर सिलेक्शन नहीं हो तो तुम्हारा भी नहीं होगा, तो तुम्हें अपने हिसाब से कोचिंग चूज करनी पड़ेगी। फोर्थ प्री रिक्विजिट है कि तुम्हें जेई के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, मतलब जिस चीज़ की तैयारी करने वाले हो, जिसको 2 साल देने वाले हो, वो क्या है, जेई का एग्जाम क्या होता है, कितने बच्चे बैठते हैं, लगभग 14 लाख बच्चे बैठते हैं। जेई मेन क्या होता है, उससे कौन से कॉलेज मिलते हैं, जेई एडवांस क्या होता है, उससे कौन से कॉलेज देते हैं, जेई मेन 300 मार्क्स का क्यों होता है, जेई एडवांस वेरिएबल क्यों होता है, जेई मेन 3 घंटे का क्यों होता है, जेई एडवांस 6 घंटे का क्यों होता है। ये सारे जो बेसिक्स हैं, इन सबका जवाब ढूंढो, ऑनलाइन सर्च करो, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, मेरी काफ़ी वीडियोस में भी ये डिफाइंड है। एंड अगर तुम्हें लगता है कि जेई के पूरे पैटर्न को ब्रेक डाउन करके कि क्या सिलेबस है, कौन सा एग्जाम है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी परसेंटाइल लानी पड़ती है, कितने मार्क्स पे तुम्हें कौन सा आईआईटी एनआईटी मिलता है, अगर ये चाहिए तो मुझे कमेंट कंप्लीट डिटेल्स कर देना, मैं समझ जाऊंगा तुम्हें इसकी नीड है, मैं तुरंत इस पे वीडियो बना। तो ये 4 प्री रिक्विजिट हो गए, बहुत छोटे छोटे प्री रिक्विजिट है कि तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस क्या थी, तुम्हें कौन सी कोचिंग सेलेक्ट करनी चाहिए, तुम्हारे बेसिस क्लियर है या नहीं है, एंड तुम्हें जेई के बारे में पता है या नहीं पता है। ये 4 प्री रिक्विजिट के बाद आता है फाइनल गेम, कि अब तुम जब ये सब चीजें कर लोगे, तुम एक कोचिंग एनरोल कर लोगे, बेसिस क्लियर होंगे, तुम्हें आईआईटी के बारे में पता है, अब क्या करना है, अब रियल गेम शुरू होगा। तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन तो यही होगा कि कोचिंग चूज करनी है। अगर ऑफलाइन करते हो तो उसके मल्टीपल ऑप्शन है कि आप या तो दिल्ली, कोटा जैसी जगह पे जा सकते हो, या आप अपने होम टाउन में कोचिंग ले सकते हो। दिल्ली वगैरह में जाने में एडवांटेज ये है कि तुम्हें ज़्यादा बढ़िया माहौल मिलता है, ज़्यादा कंपटीशन वाला माहौल मिलता है, प्रेशर ज़्यादा अच्छा मिलता है। बट इसका डिसएडवांटेज यही है कि अगर प्रेशर डील नहीं कर पाते तो घर से दूर मत रहो, अपने होम टाउन की ऑफलाइन कोचिंग लो। एंड होम टाउन में भी ऑफलाइन कोचिंग वही लो जिसके कंसिस्टेंट रिजल्ट आए। ऐसा नहीं हुआ कि 1-2 रैंकर्स आ गए, बिकॉज रैंकर्स तो बहुत बार खुद से ही आ जाते हैं। जिनका कंसिस्टेंट अच्छा रिजल्ट हो वहीं पे ज्वाइन करना। एंड ऑनलाइन कोचिंग है तो फिर तो फर्क ही नहीं पड़ता। अब इसमें एक बहुत मास्टर टिप देता हूँ, कोई भी तुम कोचिंग ज्वाइन कर लो, स्पेसिफिकली अगर ऑफलाइन ज्वाइन करते हो, अगर एट एनी पॉइंट तुम्हें ये लगता है कि मेरे को एक सब्जेक्ट में दिक्कत है या मेरे को कोई एक टीचर समझ में नहीं आता, तो उसके चक्कर में अपना साल मत बर्बाद करना, अपने एक सब्जेक्ट वीक मत करना, बिकॉज हर सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है, इक्वल इंपॉर्टेंस है। ऐसे केस में आज के टाइम पे बहुत आसान हो गया है, इंडिविजुअल बहुत सारे टीचर्स के ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं, तो आप वो एनरोल कर सकते हो। अफोर्डेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, 10,000 से ज़्यादा का तो कोई कोर्स नहीं होता, इनफैक्ट 5,000 से ज़्यादा का भी कोई कोर्स नहीं हो सकता। तो मैं रेकमेंड करूँगा, अगर फाइनेंस अलाउ करता है तो ऑफलाइन कोचिंग में ज्वाइन भी हुए हो तब भी थोड़ा यूट्यूब में एक्सप्लोर कर लेना कौन से टीचर का समझ में आता है, एंड एक कोर्स देख के रखो, एंड एक कोर्स लेके रखो, ताकि जो ऑफलाइन में डाउट्स आए वो ऑनलाइन से कवर कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसे ही जेई प्रिपरेशन शुरू होगी वैसे एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल शुरू हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास एक कंसिस्टेंसी नहीं है, एक रूटीन नहीं है, एक टाइम टेबल नहीं है, तो भाई तुम आईआईटीएन नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम अपने टाइम को यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे। तुम साल 1.5 साल बर्बाद कर दोगे बेकार टाइम टेबल में, ऑन एंड ऑफ तुम्हारी पढ़ाई चलती जाएगी। इसलिए एक अच्छा 8-10 घंटों का रिगोरस टाइम टेबल तुम्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, डिसिप्लिन मैनर में। ये मत करना जो मेरे कुछ दोस्त करते थे कि किसी दिन 15 घंटे पढ़ेंगे तो किसी दिन 3 घंटे भी नहीं पढ़ेंगे, और आज वो आईआईटीएन नहीं है। मैं कंसिस्टेंटली पढ़ता था, 10-12 घंटे पढ़ता था, लेकिन थ्रू आउट 2 ईयर्स मैंने 10-12 घंटे की पढ़ाई की है विदाउट एनी ब्रेक, एंड इसलिए बैकलॉग्स नहीं हुए, इसलिए मेरी जेई मेन में भी अच्छी रैंक आई, जेई एडवांस में भी अच्छी रैंक आई, एंड मैं आज आईआईटीएन बन पाया। अब टाइम टेबल तो तुम्हारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें एक 5 स्लॉट का प्रिंसिपल देता हूँ जो तुम्हारे टाइम टेबल में होना ही होना चाहिए।
स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के होंगे। यहाँ पे तुम डेली रिवीजन पढ़ाई वगैरह करोगे एंड ये पर स्लॉट 1.5 घंटा तुम्हें देना है। स्लॉट 4 3 से 4 घंटे का होगा एंड ये तुम्हारा कोचिंग का स्लॉट होगा। एंड स्लॉट 5 फिर 3 घंटे का होगा, जो भी कोचिंग में पढ़ाया गया उसके रिवीजन एंड प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए। जैसे 5 स्लॉट में तुम अपनी पूरी प्रिपरेशन को डिवाइड कर सकते हो। लेकिन भैया हम तो स्कूल भी जाएंगे और फिर कोचिंग भी जाएंगे, तो फिर कैसे पढ़ाई करें? देखो उसके लिए मैं एक सेपरेट टाइम टेबल वीडियो बनाऊंगा। टाइम टेबल कमेंट कर देना, मुझे आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें उसकी नीड है या नहीं है। एंड वो टाइम टेबल बहुत जरूरी है, अगर स्कूल भी जाते हो कोचिंग भी जाते हो तो बहुत नीडेड है कि एक अच्छा टाइम टेबल हो। डेली 3 घंटे देने हैं, दैट इज 1 hour ईच फॉर एवरी सब्जेक्ट फॉर प्रॉब्लम प्रैक्टिस। जब तक प्रॉब्लम को प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। एंड बाकी तुम्हारे 3-4 घंटे कोचिंग में तो जाएंगे ही जाएंगे। अगर ये कर लोगे तो इस पेज से जब शुरू होगी प्रिपरेशन, बाकी सब ऑटोमेटिकली फिगर आउट होता जाएगा एंड तुम्हें बहुत कम प्रॉब्लम्स आएंगी। तुमने एक अच्छी कोचिंग में एनरोल कर लिया, डेली 5-6 घंटे सेल्फ स्टडी में जा रहे हैं, 3-4 घंटे कोचिंग में जा रहे हैं, तो फिर कभी डाउट आता नहीं है, कभी प्रिपरेशन खराब होती नहीं है। मैंने मेरी जेईई जर्नी में यही समझा कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है अगर हम अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं। फिर भी कॉपी पेन लेके अब मैं जो बताने वाला हूँ उसको नोट कर लेना। कुछ टू डूज बता रहा हूँ, कुछ नॉट टू डूज बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिकॉज नॉट टू डूज अगर 1 साल भी कर लिए तो 11th बर्बाद। जेईई के रेस से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम आउट हो जाओ, बिकॉज तुम नहीं रिकवर कर पाओगे 1 साल के बैकलॉग्स के। तो टू डूज यही है, नंबर 1 डेली कोचिंग जाना है, जब भी कोचिंग खुलेगा तुम्हें जाना है। नंबर 2 कभी भी बैकलॉग्स नहीं होंगे, नो बैकलॉग पॉलिसी पे ही तुम्हें चलना है। नंबर 3 6 घंटे की सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। नंबर 4 बेसिक्स पे हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट एडवांस चीज़ों पे कभी जंप नहीं करना है। बेसिक्स को समझना है, बहुत अच्छे से समझना है कि ये कॉन्सेप्ट क्यों ओरिजिनेट हुआ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को हमेशा फोकस करना है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि ईयर लॉन्ग सिर्फ 1 शॉट देखते रहते हैं, ना प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं ना बेसिक्स देखते हैं, और फिर उनकी परसेंटाइल जो आती है वो बताने लायक तक नहीं होती। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीक में 1 टेस्ट दो। स्टार्टिंग में 5 टेस्ट होंगे, बाद में फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, बट 1 टेस्ट पर वीक देखना मैंडेटरी है विद एनालिसिस। एंड लास्टली टू डूज में आपको करना है कि जैसे जैसे प्रिपरेशन चलती जाएगी अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ध्यान में रखना। जैसे मेरी स्ट्रेंथ केमिस्ट्री थी, मेरे को जेईई मेन में 97 आउट ऑफ 120 मार्क्स आए थे, जिसने मेरी एक अच्छी रैंक बनाई थी केमिस्ट्री में। तो वही तुम्हें ध्यान रखना, अपनी स्ट्रेंथ्स भी समझो, अपनी वीकनेसेस भी समझो एंड इसके अकॉर्डिंग वर्क करो। अब नॉट टू डू क्या है? पहला तो यही है कभी भी क्लासेस एंड कोचिंग्स को मिस नहीं करना है, बैकलॉग नहीं बनाना है। नंबर 2 रिवीजन से नहीं बचना है। बहुत बच्चे सिर्फ पढ़ते रहते, रिवीजन नहीं करते। तुम्हारे लिए मैंडेटरी है कि तुम पूरे सिलेबस को 5 बार रिवाइज करना ही करना है। नंबर 3 टफ क्वेश्चंस को कभी मिस मत करना। ये मत सोचना कि यार टफ क्वेश्चंस नहीं लगाऊंगा, मैं इजी क्वेश्चन लगाऊंगा। टफ क्वेश्चंस ही तुम्हें IITian बनाएंगे। नंबर 4 बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया एडिक्शंस वगैरह, उससे हमेशा दूर रहना। अगर इनमें से किसी एक चीज में भी पड़ गए तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। एंड नंबर 5 तुम्हें शायद बुरा लगे, लेकिन ट्राई करना कि किसी रिलेशनशिप में मत फंसो। जेईई सिंगल फोकस मांगता है, बहुत रिगोरस एग्जाम है, 14 लाख बच्चों से compete कर रहे हो, उसमें रिलेशनशिप जैसा डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। प्लीज आगे की लाइफ है इन सब चीजों के लिए, अभी फोकस करो सिर्फ अपने करियर बनाने। तो ये तुम्हारे लिए पूरा एक प्री रिक्विजिट था, एक रोड मैप की तरह था कि तुम अपनी जेईई 2027 की तैयारी शुरू कैसे कर सकते हो। देखो इन दी एंड मैटर सिर्फ 3 चीजें करेंगी। नंबर 1 कंसिस्टेंसी विद हार्ड वर्क। नंबर 2 अगर तुम रिगोरस प्रैक्टिस करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो। एंड नंबर 3 बहुत अच्छे से रिवाइज करते हो। जिन जिन लोगों ने ये किया है वो सब IIT पहुंचे ही पहुंचे हैं, एंड तुम्हें भी वही करना चाहिए। आगे की जर्नी बहुत लंबी है, सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, सारी तुम्हारी प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन होगा, बस सब्सक्राइब करके रखना। एंड ये जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी अगर तुम राइट मेंटर से राइट टिप लोगे। एंड तुमको वो देने के लिए मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल हूँ।